गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैंने आपको लेसन 11 पढ़ाया था, अब लेसन 12 समझा रही हूँ आपको। लेसन 12 है विशेषण। तो विशेषण वैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया, फिर भी एक बार दोबारा संक्षेप से समझा देती हूँ। तो अब काले बादल नीले आसमान में छा गए, रवि दयालु और ईमानदार है, फल ताजे और मीठे, कक्षा में कुछ बच्चे शरारती हैं। यहाँ पर रंगीन शब्द वाक्य में आई संज्ञा की विशेषता के विषय में कुछ न कुछ बता रहे हैं, अर्थात काले, नीले, दयालु, ईमानदार, ताजे, मीठे, कुछ और शरारती शब्द विशेषण है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। यानी जो भी हमारी विशेषता, हम जिस चीज़ की विशेषता बताएंगे वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मेरा कोट काला है, वह बाजार से थोड़ा सा आटा लाया। उपयुक्त वाक्यों में कोट व आटा शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, अतः ये दोनों विशेष्य हैं। काला और थोड़ा सा शब्द क्रमशः कोट और आटा की विशेषता बताने के कारण विशेषण हैं। अब आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की विशेषता क्या है? जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। क्या है इसकी विशेषता? वीर। नीरजा ने लाल फ्रॉक पहनी है, इसकी विशेषता लाल। सुराही का पानी ठंडा है, ठंडा इसकी विशेषता है। तो इन वाक्यों में वीर, लाल तथा ठंडा गुणवाचक विशेषण है। इस विशेषण कई प्रकार की विशेषताओं का ज्ञान होता है। गुण होता है अच्छा, बुरा, दयालु, सरल आदि। रंग होता है काला, नीला, लाल, सफ़ेद आदि। दशा होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। आकार होता है लंबा, गोल, तिकोना, चौड़ा आदि। दोष होता है बुरा, दुर्जन, क्रूर आदि। समय होता है नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक। स्वाद बोधक होता है मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। और स्थान ऊंचा, नीचा, राजस्थान, मराठी आदि। जहाँ भी इन सब चीज़ का प्रयोग हो ये होंगे गुणवाचक विशेषण। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संख्या से आपको पता चल रहा है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे डाल पर कुछ पक्षी बैठे हैं, माँ ने मुझे 10 रुपये दिए। इसमें आपको 10 रुपये जो है संख्या का बोध करा रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे चारों आम, 8वीं कक्षा, द्वितीय स्थान, यानी यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। इसके बाद आता है अनिश्चितवाचक संख्या। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। कैसे? जहाँ पे कुछ छात्र, कई लोग, सब लड़के, तो यहाँ पे संख्या नहीं है लेकिन कुछ, कई लोग शब्द दिया है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल का नाप या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, आज बहुत पानी बरसा है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक। जिस तरह से निश्चित संख्यावाचक में संख्या का है वैसे यहाँ पे भी है। तो जिन विशेषण शब्दों में निश्चित माप तौल का बोध होता है वहाँ संख्या है, यहाँ माप तौल है, तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो दूध, 250 ग्राम पनीर, 2 मीटर कपड़ा आदि। और अनिश्चित परिमाणवाचक में जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल का बोध नहीं होता उसे अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आटा, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध आदि। इसके बाद आता है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर भी होता है। तो इनमें जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है, पर जिन वस्तुओं को माप तौला जाता है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण में विद्यालय के पुस्तकालय में 500 पुस्तकें हैं, बाजार से 1 दर्जन केले ले आओ। और परिमाणवाचक विशेषण पहलवान प्रतिदिन 2 लीटर दूध पीता है और भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषताएं बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक राम की है, वह कलम मेरी है। इन वाक्यों में यह वह शब्द सर्वनाम है, परंतु ये क्रमशः पुस्तक व कलम की विशेषता बताने के लिए हैं, तो सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। ये संज्ञाओं की ओर संकेत करने के कारण संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। यहाँ ये शब्द आमों की ओर संकेत करने के कारण संकेतवाचक विशेषण है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिससे भ्रम हो सकता है। इन शब्दों के प्रयोग से ही इनके अंतर को समझा जा सकता है। जैसे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। वह बाजार से आम लाया, वह आम मुझे दे दो। सार्वनामिक। कौन लाया? उत्तर है वह, तो कौन सा आम? उत्तर है वह आम। यहाँ वह शब्द आम की विशेषता बता रहा, अतः विशेषण है। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा, कौन खटखटा रहा है? उत्तर है कोई। सर्वनाम।
तो कोई बच्चा दरवाज़ा खटखटा रहा है, यहाँ कोई सर्वनाम बच्चे की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया है तो ये विशेषण है। इस प्रकार यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताएं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि संज्ञा के स्थान पर आए तो सर्वनाम कहलाते हैं। प्रविशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मोहन अत्यधिक बुद्धिमान है, कृपया थोड़ी ठंडी खीर दे दें। यह दृश्य अत्यंत सुंदर है, आज बहुत अधिक गर्मी है। यहाँ बुद्धिमान, सुंदर, ठंडी और अधिक शब्द विशेषण अत्यधिक, अत्यंत, थोड़ी और बहुत शब्द विशेषणों की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण है। तो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की तुलना व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलनात्मक व्यवस्था को ही विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। जैसे अतुल अच्छा लड़का, अतुल प्रशांत से अधिक अच्छा लड़का है, गोपी सबसे अच्छा लड़का है। तो उपयुक्त वाक्यों में 3 लड़कों के गुणों की तुलना ली गई है और तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। वे इस प्रकार मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है, जैसे मैं ठंडी लस्सी पीना पसंद करता हूँ। उत्तरावस्था, जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है तब उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इसके लिए विशेषण के पहले से अधिक, से कम, से ज़्यादा की अपेक्षा आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे खरगोश शेर से अधिक चालाक है, प्रज्ञा रजनी से कम बुद्धू है। उत्तमावस्था, जब 2 से अधिक विशेषणों की तुलना की जाती है तब उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इसके लिए विशेषण के पहले शब्द से अधिक, सबसे कम, सबसे ज़्यादा आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। अब विशेषणों की अवस्थाओं के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? इनकी 3 अवस्थाएं इस तरह लिखी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, यानी पहले के बाद दूसरे में तर और तम जोड़ देते हैं। जैसे श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, महान, महत्तर और महत्तम, कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, सरल, सरलतर, सरलतम, समीप, समीपतर, समीपतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। विशेषण की रूप रचना। हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, पर कुछ मूल विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा तथा अव्ययों से की जाती है। तो संज्ञा से विशेषणों की रचना कैसे होती है? संज्ञा को विशेषण बनेंगे: भारत का भारतीय, स्वर्ग का स्वर्गीय, चमक का चमकीला, गौरव का गौरवशाली, मानव का मानवीय, घर का घरेलू, शिक्षा का शिक्षित, जहर का जहरीला। सर्वनाम में से विशेषण की रचना होती है जो सका, जैसे हम का हमारा, मैं का मेरा, मुझसा, कुछ का कुछ कुतना, तू का तेरा, यह का ऐसा और कौन का कैसा। क्रिया से विशेषण की रचना। क्रिया और विशेषण: पढ़ना का पढ़ाकू, गाना का गाने वाला, बनाना का बनावटी, देखना का दिखावटी, कमाना का कमाऊँ, खाना का खाऊँ। अव्यय से विशेषण की रचना। पीछे का पिछला, बाहर का बाहरी, भीतर का भीतरी, आगे का अगला, ऊपर का ऊपरी और नीचे का निचला। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।